प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माही सर लेक्चर्स में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 12th का फिजिक्स। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रसायन विज्ञान के साथ साथ मैं आज से शुरू कर रहा हूं अपने ही इस चैनल पर क्लास 12th का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि कक्षा 12 का आपका जो भौतिक विज्ञान है, उस भौतिक विज्ञान का पहला यूनिट है या बोल सकते हैं पहला चैप्टर है आपका। कौन सा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कौन सा चैप्टर है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं यहां पर लिख दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके पास सिलेबस वगैरह होगा, आप सिलेबस से टैली कराते रहो और वहां पे आप लोग पढ़ाई करते रहो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे हम सिर्फ लेक्चर की बातें करेंगे और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा टेलीग्राम का चैनल है माही सर लेक्चर्स। वहां भी अगर आप लोग सर्च करते हो टेलीग्राम पर माही सर लेक्चर्स, वहां पे आपको हमारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। वहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे। जैसे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, वहां पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नाम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहां से अपना नोट्स बना लेना। यहाँ पे हम इस चैनल पर केवल बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केवल और केवल समझने की बातों को समझेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे केवल बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट की। अगर मैं यहाँ पे थियरी पुट करता हूं तो काफी लेंदी हो जाता है वीडियोस और उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैं सोचा हूं यहाँ पे केवल लेक्चर लूंगा और आपको नोट्स के लिए प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि माही सर लेक्चर्स पर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी पढ़ाई आप करते हैं तो उसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़िए। अगर उड़ उड़ के पढ़ते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, यानी कि जहां से पढ़ते हैं उसको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ें। प्लेलिस्ट में आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में मिलेंगे। जैसा कि मैं अपने ही इस चैनल पर कक्षा 12 का रसायन विज्ञान अपलोड किया हुआ हूं, वहां पे आपको मिल जाएगा कक्षा 12 का केमिस्ट्री। आप लोग सर्च करेंगे माही सर लेक्चर्स, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा कि आजकल सभी लोग YouTube पे पढ़ा रहे हैं, जैसा कि खासकर मैं उन लोगों को थोड़ा सा तर्क देना चाहता हूं जो मैम लोग हैं, जो मैडम लोग हैं, वो लोग YouTube पे पढ़ा रही हैं। अच्छी बात है, पढ़ा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना भी चाहिए, हर किसी को पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं वहां पे देखा हूं, बहुत सारे ऐसे मैम का वीडियोस देखा हूं जहां पे बिल्कुल जो उनका रंग रूप है, चाल ढाल है, बिल्कुल अजीब सा है। यानी कि कपड़े का जो भी पहनावा है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। आप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केवल और केवल नग्नता परोसने की बात न की जाए। वहां पे हम देखते हैं कि मैम लोग का जो भी मतलब पहनावा होता है कुछ डिफरेंट टाइप का ही होता है। अब अंग प्रदर्शन ना करें, मेरा सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जितने भी मैम लोग चैनल पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग सुसज्जित ढंग से ही बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो अट्रैक्ट करके अपने चैनल पर सब्सक्राइब एकत्रित करके लाइक कलेक्ट करके क्या करेंगे आप उसका? तो आपसे विनती है हमारी हाथ जोड़ करके कि कृपया ऐसा ना करें, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। पढ़ाना तो आप लोग सुसज्जित ढंग से आए, एक देश की जो सभ्यता होती है कपड़े पहनने की, उस तरीके से आप लोग
चैनल पर आएं और पढ़ाएं, ताकि हमारा देश ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हम आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आपका ये जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी बात करेंगे हम, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। तो चलिए दोस्तों, शुरू हो जाते हैं मार्कर लेकर के, और आप लोग भी साथ में रफ पेन निकाल लो और साथ में भी कॉन्सेप्ट को समझते चलो और नोट करते चलो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर का मतलब, यानी उस चैप्टर का जो नाम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उस जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ उसका मतलब क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, पहला मेरा ये मोटो रहता है कि बच्चों को बेसिक पहले बता दे कि बच्चों को आगे कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समझेंगे यहां पर कि विद्युत आखिर है क्या, विद्युत आखिर है क्या, ये विद्युत किस चिड़िया का नाम है, ये हम समझने वाले हैं यहां पर। विद्युत किस चिड़िया का नाम है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऊर्जा का नाम सुने होंगे। ऊर्जा यानी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और कुछ नहीं। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और नथिंग, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सवाल आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि ये विद्युत जो एक प्रकार की ऊर्जा आप बता रहे हैं कि ये ऊर्जा उत्पन्न कहां से हुआ, ये ऊर्जा उत्पन्न कहां से हुआ, इस लॉजिक को थोड़ा बता दीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ बने रहे। देखते हैं कि विद्युत जो है, मैं लिख दूं विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि उत्पन्न कैसे हुआ। ये विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ज्यादा थ्योरी नहीं मैं पुट कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मोटो है समझाना आपको। यहां पर केवल लेक्चर। एक प्रकार की ऊर्जा है, इतना तो मैं लिख दिया हूं आपको कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जनरेट कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, इस पे बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिए। तो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो एक समय की घटना यह है, एक्चुअली समझ लीजिए कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है आपका प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, यानी कि ये पूरे प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या है? भौतिकी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप सिंपल सा आंसर दो उन्हें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। तो मैंने एक बात बताया आप लोगों को कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप लोग सोचेंगे सर इनका नाम क्यों बता रहे हैं हमें? तो इन्हीं की देन है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यू डाला इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो एक समय की घटना यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इनको पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक था। ये जो वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक था। तो एक समय ऐसा था कि वो पतंग उड़ा रहे थे और उनका जो थ्रेड होता है, यानी कि जो धागा होता है, वो भीगा हुआ था। क्या हुआ था? भीगा हुआ था। तो अचानक मौसम खराब हुआ और आसमान में बिजली चमकी, जिसे बोलते बिजली। वहां पे कुछ चमक उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक अनुभव किया, एक झटके का अनुभव किया उन्होंने, कि जिस धागे से वो पकड़ करके पतंग उड़ा रहे थे। मैं समझाऊं आपको। मान लीजिए ये कोई क्या है? पतंग है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या है? एक पतंग है। ठीक है। तो जब बादल आपस में टकराए तो वहां पे क्या हुआ? एक चमक उत्पन्न हुआ, यानी कि वहां पे बिजली उत्पन्न हुई। जैसे बोल सकते हैं आजकल दैनिक जीवन में लोग बिजली बोलते हैं। तो वहां पर एक बिजली उत्पन्न हुआ, तो जिसका संपर्क इस पतंग के सहायता से इनके हाथ में कुछ झटके का महसूस हुआ, शॉक लगा वहां पे। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया, व्हाट इज दिस, आखिर वो है क्या?
जो कि एक झटके का अनुभव करा रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने इस चीज को रिपीट किया। फिर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रस्सी पर कुछ चाबी के गुच्छे लटका दिए। कुछ चाबी के क्या लटका दिए, गुच्छे लटका दिए। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये जो है शॉक लग रहा है वो तेजी से लगने लगा, और इसमें गुच्छों में क्या हो रहा है, इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण जैसी घटना इनको दिखाई दिया। आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसी घटना इनको यहां पर दिखाई दिया। तो इसके आधार पर उन्होंने आवेश को समझा, यानी कि आवेश अभी नाम नहीं दिया, उन्होंने लगा कि ऐसा कुछ है जिसके अंदर क्या कुछ ऊर्जा है, जिसके अंदर कुछ क्या है, ऊर्जा है। इस बात को उन्होंने समझा, और इसके बाद उन्होंने अपना लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो उनके दिमाग में बात आई कि जब बादल आपस में टकराए तो वहां पे क्या उत्पन्न हुआ, एक ब्राइटली एक चमक उत्पन्न हुआ, जिसको उन्होंने अनुभव किया। जब बादल आपस में टकराए तो टकराने की वजह से जो वहां पे चमक उत्पन्न हुआ, उस चमक के कारण इनको हाथ में शॉक लगा। उस शॉक को उन्होंने क्या किया, अनुभव किया। तो सोचा उन्होंने, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये बात को समझते हैं। तो यहां पे जब बादल आपस में टकराए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पे क्या हो रहा था, रगड़, यानी कि फ्रिक्शन। बादलों के बीच में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बात समझ में आ रही है। तो फ्रिक्शन के कारण उन्होंने समझा कि फ्रिक्शन होने से अगर ऐसा अनुभव किया जा सकता है, तो इस फ्रिक्शन को क्यों ना हम अपने लेबोरेटरी में करें। तो इस बात को उन्होंने समझने के लिए क्या किया, अपने लैब में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास राड को, यानी कि कांच के राड को उन्होंने, एक ग्लास राड को उन्होंने क्या किया, एक रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ करके उसको छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे रगड़ के उन्होंने छोड़, ग्लास राड बोल सकते हैं इसे। एक मिनट, ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने ऐसा ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो एक ग्लास रॉड को उन्होंने क्या किया, रेशम या बिल्ली के जो बाल होते हैं उससे रगड़ करके, फ्रिक्शन करके उन्होंने ऐसा छोड़ दिया इसको। और एक दूसरा सेम ग्लास रॉड इसके समीप लाए, वो सेम ग्लास रॉड इसके समीप लाए, सेम ग्लास रॉड। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि ये जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की ग्लास है, वो क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई। प्रतिकर्षित मतलब इसको धक्का दे गई और ये घूम गया विपरीत डायरेक्शन में। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया, इस पर हो सकता है कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था चुंबक का, वो चुंबक का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही चुंबक का कॉन्सेप्ट मेरे प्रिय विद्यार्थियों आ चुका था। तो उन्होंने एक बात चुंबक में देखा, या सभी लोग देखे, कि समान प्रकार के जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग चुंबक में पढ़े होंगे या छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे, अगर विपरीत प्रकार के विपरीत प्रकार के ध्रुव हैं, विपरीत प्रकार के, यानी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर इसका साउथ और इसका नॉर्थ कांटेक्ट में आते हैं, तो यहां पर कौन सी होती है घटना, आकर्षण का। कौन सा बल कार्य करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आकर्षण का बल कार्य करता है। और यदि समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे की ओर रहें, यानी कि ये भी साउथ पोल और ये भी साउथ पोल होता है, तो यहां पर काम करता है कौन सा, प्रतिकर्षण। या दोनों नॉर्थ नॉर्थ या दोनों साउथ साउथ पोल आते हैं, तो वहां पे बल कार्य करता है प्रतिकर्षण का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब उन्होंने देखा कि इस ग्लास रॉड और ये भी दोनों ग्लास रॉड सेम है, और दोनों ग्लास रॉड को उन्होंने बिल्ली के बाल से रगड़ करके ऐसे एक को तो लटका दिया और दूसरे को उसको समीप लाया, तो दोनों में एक बल कार्य किया, प्रतिकर्षण। कौन सा बल, प्रतिकर्षण, यानी कि घूम गया। तो उन्होंने इसके आधार पर बताया कि इसमें कैसा आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कैसा पोल। उन्होंने इसको नाम दिया क्या, पॉजिटिव। क्या दिया, पॉजिटिव। और इसको भी क्या नाम दिया उन्होंने, पॉजिटिव।
दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। क्या किया उन्होंने, प्लस प्लस। तो यहां पे एक बल जो काम किया वो कौन सा बल काम किया प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का। तो एक बात इनकी अभी गलत होगी, मैं आपको समझाऊंगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमको पता है, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे ऋण वाला आया हो और इस पे भी ऋण वाला आया हो। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि ऐसा हो। अब जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि इसके ऊपर धन आवेश और इसके ऊपर धन आवेश। कैसे पता चला कि इसके ऊपर धन आवेश और इसके ऊपर भी धन आवेश होगा? यह भी हो सकता है कि इसके ऊपर ऋण आवेश और इसके ऊपर ऋण आवेश। अगर मान लीजिए प्रतिकर्षण हो भी गया, मान लीजिए अगर प्रतिकर्षण हो भी गया, तो हो सकता है दोनों के ऊपर क्या हो, एक ही प्रकार के आवेश होना चाहिए। तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर ऋण आवेश हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उनके दिमाग, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने माना क्या है, उनके दिमाग में अचानक ये बात आ गई कि दोनों क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक वाली जैसी बातें नहीं आई उनके दिमाग में। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने वो प्रयोग को बदले थोड़ा सा। ये धन आवेश का यहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये क्या है, धन आवेशित है, लेकिन आगे चलकर के ये बात गलत साबित होगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने अगले क्रम में एक एक्सपेरिमेंट और किया कि ये जो पोल है इसको तो इन्होंने क्या माना, धनात्मक माना, यानी कि जो ग्लास रॉड है इसको उन्होंने मान लिया क्या, धनात्मक मान लिया। ऑलरेडी इसको उन्होंने क्या मान लिया कि ये क्या, धन आवेशित है। कैसे है ये, धन आवेशित है। बातें समझ में पा रहे हैं आप लोग सभी? बातें समझ में आ रही है कि आप सभी जान लीजिए, एक्चुअली समझ जाएंगे फिजिक्स आखिर पढ़ा कैसे जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम है तो क्या गम है, ध्यान दीजिए। उसके बाद ये तो इन्होंने लिया वही सेम मटेरियल का ग्लास रॉड लिया और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ करके छोड़ दिया, और इसके बाद इन्होंने एक और पदार्थ का रॉड लिया जिसका नाम उन्होंने क्या है, इबोनाइट। क्या बोलते हैं, इबोनाइट, इबोनाइट। तो दोनों को, इसको भी उन्होंने क्या किया, बिल्ली के या किसी रेशम के कपड़े से रगड़ करके ऐसे सुता पर छोड़ दिया। और एक इबोनाइट, ये भी एक कांच जैसा ही मटेरियल होता है इबोनाइट, इसको भी उन्होंने क्या किया, फ्रिक्शन कराया इस पे। फ्रिक्शन कराने के बाद इसके समीप लाए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण का। तो आकर्षण का बल मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं बता दूं आप लोगों का, हमेशा किसमें होगा, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करेगा। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश क्या है, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश क्या है। तो इनके बीच में लगा आकर्षण का बल। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्लास रॉड है ये क्या, धन आवेशित है और इस पर क्या है, ऋण आवेश है। लेकिन क्या ये बात कहां तक सत्य हुई, इस बात को देखेंगे आगे हम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने बताया कि ग्लास रॉड है इसके ऊपर पॉजिटिव और ये जो इबोनाइट है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव हो। तो ये यहां पर कोई बात क्लियर नहीं हो पाई, इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि किस पर क्या आएगा, धन आवेश आएगा और किस पर ऋण आवेश आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी यहां पे बात फंस जाती है। मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा इस तरह से गहराई से लेकर के चलूंगा कि आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको लेक्चर भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, बस आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि आखिर आवेश है क्या, आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इस बात को समझते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस बात से तो कंफर्म हो गया कि अगर दो पिंडों में घर्षण हो रहा है तो उसके कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन ये बात नहीं क्लियर हो पाया किसके ऊपर धन आवेश आएगा और किसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आवेशित होने का मतलब क्या, जैसे आप लोग छोटे कक्षाओं में किए होंगे, पेन को रगड़ करके बाल पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े के समीप ले जाते तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होता है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। एक्चुअली चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करके थोड़ा सा बताता हूं,
आपको थोड़ा सा मैं करके बता दूं। एक मिनट, मेरे पास कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लेता हूं, देखते हैं क्या ऐसा सच में है। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा कागज का टुकड़ा, मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा टुकड़े में कर लूं और इसके बाद मैं इस पेन को अपने बाल में फ्रिक्शन करा के इसको अट्रैक्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ऐसा होता है क्या, आज भी होता है कि सब गायब हो गया, कि आज भी ये घटना सत्य है। चलिए इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे आप सभी हमारे इसी चैनल में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में है क्या, ये हाथ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। क्या है? छोटे छोटे कागज के टुकड़े, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं अपने बाल पे रगड़ता हूं, देखता हूं क्या होता है। एक्चुअली मेरे बाल में थोड़ा सा आयल लगे हुए हैं, देखते हैं आयल लगना होना चाहिए, देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। थोड़ा फ्रिक्शन हो जाए, आवेशित हो जाइए। क्या हो जाए? आवेशित हो जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थी। देखो कमाल हो गया। थोड़ा देखो आवेशित, थोड़ा सा हल्का सा उड़ाइए पेज, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, है ना, छोटे कक्षाओं में, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, ऐसा समझाऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। देख सकते हैं, देखिए 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 देखिए, दिखा ना, ये दिखा, देखिए देखिए हो रहा है ना। अच्छी बात है, यानी कि ये आवेशित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आवेशित हो रहा है। उसी प्रकार ये भी क्या हुआ था? आवेशित हुआ था। लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि धन आवेशित हो रहा है कि ऋण आवेशित हो रहा है। इस बात को समझते हैं बस तुरंत, जस्ट। तो इस चीज को मैं क्लीन करता हूं और उसके बाद आगे चलता हूं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए इसको मैं साफ कर दूं, उसके बाद आप लोग नोट करना चाहो थोड़ा कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हो रफली, वैसे मैं हटाता हूं इस चीज को, ठीक है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे देखते हैं आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है। मैं यहां पे लिख दूं एक पॉइंट, आवेश उत्पत्ति का कारण है। आवेश उत्पत्ति का कारण, या इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हो गया आवेश उत्पत्ति का कारण या आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं। आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन या 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि आवेश उत्पत्ति का क्या कारण है, या आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों रट के नहीं, समझ के पढ़ेंगे, फिजिक्स को बिल्कुल मजाक की तरह पढ़ेंगे, है ना। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इस बात को हम यहां पर समझने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या आवेश का उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आवेश तो डेवलप कब होते हैं, जब फ्रिक्शन होगा। तो मान लीजिए हमारे पास 2 पिंड हैं, हमारे पास मान लीजिए 2 पिंड हैं। ये पिंड है मान लीजिए ए, कौन सा पिंड है? ए, और एक पिंड और है, इसको मान लीजिए क्या है? बी। तो कोई भी पदार्थ का छोटा कण जो होता है उसके नाभिक में, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या धन आवेशित होता है? होता है कि नहीं होता है? और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? कोई भी परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में गति करते हैं। अब बात आ रही है सर आप ये क्या बता रहे हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या बता रहे हैं? सेम उसी पे आधारित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आवेश को समझने के लिए, आखिर आवेश एक्चुअली होता क्या है, उस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों हमारे पास 2 पिंड हैं, ए और बी,
हमारे पास दो पिंड है, ए और बी है, ठीक है। और इन दोनों पिंडों में क्या हो रहा है, इन दोनों पिंडों में मेरे प्रिय विद्यार्थियों हो रहा है घर्षण, हो रहा है घर्षण। तो घर्षण होगा तो एक बात यहां पे समझ लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, किस कक्षा की, बाहरी कक्षा की, किसी परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से काफी अधिक दूरी पर होता है। इलेक्ट्रॉन तो अपने अलग अलग कक्षाओं में गति करते ही हैं, लेकिन बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से काफी दूरी पर होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं ये कह सकता हूं कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, किस इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। यानी कि नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिट्स। यानी कि अन्य कक्षाओं की तुलना में बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर दो पिंड ऐसे हैं हमारे पास दो पिंड ऐसे हैं जिसमें से एक के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, अधिक है, या नाभिकीय आकर्षण इसके प्रति कम है और एक के प्रति नाभिकीय आकर्षण अधिक है, तो होगा क्या, अगर उस दो पिंडों को आपस में फ्रिक्शन कराते हो ना, दो पिंडों को क्या कराते हो, आपस में फ्रिक्शन कराते हो, तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जब फ्रिक्शन होगा ना तो एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको क्या प्राप्त हो जाती है, एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं। दो पिंडों को आपस में जब रगड़ोगे तो क्या होगा, वो दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इस कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, यहां पर वही इलेक्ट्रॉन जाएगा अपनी कक्षा को छोड़ करके जिसका नाभिकीय आकर्षण कम होगा, जिसका नाभिकीय आकर्षण मजबूत रहेगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए इसका नाभिकीय आकर्षण कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके बेचारा चला जाएगा, किसमें, इसमें चला जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन पर होता है कौन सा आवेश, ऋण आवेश होता है। तो ये वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो बात समझ में आ रही क्या, तो एक बात अब स्पष्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि कौन सा धन आवेश होगा और कौन सा ऋण आवेश होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो धन आवेश कौन होगा, धन आवेश वो होगा जिसके नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा। यानी कि जिस पिंड के नाभिक के द्वारा बाहरी कक्षा पर लगाया गया आकर्षण बल कम होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा और दूसरा पिंड उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जो पिंड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसके ऊपर आएगा धन आवेश, और जो पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर आएगा ऋण आवेश। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश मैं यहां पे लिख दूं, यहां पर हिंदी में भी धन आवेश या धनावेश, ये क्या होता है, धनावेशित हो जाता है पिंड, और ये पिंड क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऋणावेशित हो जाता है। इस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक मिनट आप लोग समझो इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे हम चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। समझ लिए, चला जाए आगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात यह बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, छोटे कक्षाओं में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है क्या, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे, अरे सॉरी मैं प्लस लिख रहा हूं इसको, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आप कहेंगे सर अंतर क्या, आप तो दोनों सेम ही लिखे हैं, आप तो दोनों सेम ही लिखे हैं, तो अंतर क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंतर बस इतना सा है
कि इलेक्ट्रॉन का होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन का होता है धन आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी जो होती है, अमाउंट जो होता है वो सेम होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई भी पिंड है, चलिए समझाते एक बात आपको। कोई पिंड है, अगर मान लीजिए एक कोई पिंड है, तो ये क्यों ऐसा है, ये आवेशित तब तक नहीं होगा जब तक इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर यही संख्या बराबर नहीं रहती तो ये पिंड कहा जाएगा आवेशित पिंड कहा जाएगा। और यहां पर वही प्रक्रिया होती है। तो प्रत्येक पिंड जो होता है आवेशित नहीं होता है वो, ठीक है ना, आवेशित नहीं होता है वो पिंड। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो अब मैं यहां पर लिख दूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों क्या है? विपरीत प्रकार के हैं, लेकिन जो अमाउंट है, संख्या है, वो क्या होती है? सेम होती है। तो इसलिए एक दूसरे को ये उदासीन किए हुए होते हैं। और जब ये उदासीन होते तो इन पर कोई आवेश नहीं होता है। जब ये क्या होते हैं? उदासीन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जब इक्वल होता है तो उस समय ये पिंड क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जो ही ये पिंड कहीं से एनर्जी पाते हैं या घर्षण कहीं कराया जाता है तो उसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है कहीं से एनर्जी पा जाते हैं और उस एनर्जी के कारण अपना ऑर्बिट छोड़ करके निकल जाते हैं, जिसके कारण प्रोटॉनों की संख्या तो अधिक हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग बात को हमारी? पहले क्या है हमने बताया, एक कोई पिंड है, इस पिंड में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या है? बराबर है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो डिसबैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगी वहां पर। तो जिसके कारण ये पिंड कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। क्यों धन आवेशित होगा? क्योंकि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। बात समझ में आ रही है? और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित क्यों होगा? मैं यहां पे बता दूं आपको। मान लीजिए ये पिंड बी वाला जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो उसके पास पहले तो इक्वल था, प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी। और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणावेशित तो हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनावेशित और ये हो जाएगा क्या? ऋणावेशित हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, शायद आप लोग को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बातें करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद कुछ आगे बातें कर लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के घात -31 kg, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 के घात -27 kg। यानी कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। आप लोग कहेंगे नहीं सर इसका अधिक है, ये 9 से मतलब नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे घात देखिए -31 है, -31 मतलब बटे 1 के आगे 31 जीरो, यानी कि बहुत वैल्यू कम आएगी, दशमलव है। इसमें देखिए क्या है? -27, यानी इसकी वैल्यू क्या है? अधिक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई पिंड धनावेशित होता है
अगर कोई पिंड धनावेशित होता है तो इसका मतलब यह है कि उस पिंड का द्रव्यमान क्या हुआ, उस पिंड का द्रव्यमान कम हो गया। अगर मैं वो पॉइंट लिखता हूं, यदि कोई पिंड क्या होता है, धनावेशित होता है, यदि कोई पिंड धनावेशित होता है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, उसका द्रव्यमान कम होता है। दूसरा पॉइंट, यदि कोई पिंड, मैं समझा रहा हूं उस बात को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पिंड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यदि कोई पिंड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अभी मैं समझा दे रहा हूं, उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कैसे? तो मैंने एक बात बताया आप लोगों को, आप लोग इस बात पे गौर कीजिए कि ये क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये पिंड है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रॉन गया तभी तो पॉजिटिव हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन गया तभी तो पॉजिटिव हुआ, और इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये ऋणावेशित हो गया। तो ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान थी, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान थी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान को इसने ग्रहण किया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यदि कोई पिंड धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा, यह भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे समझ लेते हैं कुछ लॉजिक। तो उम्मीद है कितना आप लोग समझे होंगे आवेश उत्पत्ति का क्या कारण है, तो इतना आप लोग समझिए इस बात को। फिर आगे हम चल रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आवेश का क्वांटमीकरण, व्हाट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्जेस, ये समझते हैं। तो इस बात को समझे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण समझते हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण आप बातें और आपको बता दूं मैं आवेश का क्वांटमीकरण समझने से पहले, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आवेश का क्वांटमीकरण समझने से पहले। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद में आएगा। मुख्य बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम एक नोट में कुछ बातें कर लें। क्या कर लें? नोट में कुछ बातें कर लें। मान लीजिए आपके पास एक पिंड है A और दूसरा पिंड है B। इसका आवेश मान लीजिए Q1 है और इसका आवेश क्या है, Q2 है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर ये दोनों पिंड कैसे हैं, आवेशित हैं, अगर इन दोनों पिंड को क्या किया जाए, संपर्क मिलाया जाए, देखो संपर्क नहीं हो रहा है, संपर्क मिलाया जाए A B को संपर्क में, यानी ये भी आवेशित ये भी आवेशित, दोनों पिंड को संपर्क में लाया, और संपर्क में लाने के बाद अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इनका आवेश कितना होगा, इनका आवेश होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत हो गए आपके, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपान 2, और इसका भी होगा Q1 प्लस Q2 अपान 2। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों आवेश क्या है, Q1 दोनों के पास आवेश है, तो दोनों के आवेश जब संपर्क में आए तो दोनों का औसत, यानी इसका आवेश और इसका आवेश जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तब वहां पे आपको इसका आवेश पता हो जाएगा, क्योंकि संपर्क में आए थे। तो दोनों का औसत निकालेंगे तब इसका आवेश पता चलेगा, और दोनों का इसका निकाल तो इसका आवेश पता चलेगा। दूसरी मुख्य बात मेरे प्रिय विद्यार्थी ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक पिंड है क्या, A है, और एक पिंड क्या है, B, तो इसका आवेश मान लीजिए क्या है,
Q, और इसका आवेश मान लीजिए क्या है 0। तो अगर इन दोनों पिंडों, एक पिंड आपका आवेशित है, एक पिंड आपका आवेशित है और दूसरा पिंड जो है वो क्या है अनावेशित है, यानी आवेशित नहीं है। अगर इन दोनों पिंडों को संपर्क में लाया जाता है ए बी को, तो इसका आवेश क्या होगा जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये ए है और ये बी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं बता दूं आप लोगों का कि इसका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा Q1, इसका आवेश क्या हो जाएगा Q1 और इसका क्या होगा Q2, क्या हो जाएगा Q2। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, इसका Q1 और Q2 जो होगा इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि Q1 क्या था आवेशित था, मैं कर दूं क्या इसको Q1 नहीं करता हूं, बाद में इसका हुआ Q1 Q2 हो गए वो, ठीक है। ये Q क्या था आवेशित था, ये क्या था अनावेशित था। तो इसने अपना आवेश कुछ B को दिया, जब इसके कांटेक्ट में आया तो इसने अपने आवेश को कुछ आवेश इसको दिया, तो क्या दिया Q2 दिया और इसके पास क्या बचा Q1। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी एक बात ध्यान देंगे, इसके लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q2। इसका मतलब ये है कि Q1 जो है अपना आवेश, इसका मतलब क्या है Q1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q2। इसका मतलब ये है कि Q1 अपना टोटल आवेश B को नहीं दे सकता, या तो Q1 के पास जो आवेश रहेगा या तो Q2 से अधिक रहेगा या तो Q2 के बराबर। मतलब ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, आपको नॉलेज हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका जो नॉलेज है हमेशा हो सकता है कि हमारे बराबर हो जाए लेकिन हमसे अधिक नहीं हो पाएगा। तत्कालिक बात हो रही है एजुअल, ठीक है, तत्कालिक बातें हो रही है यूजुअली। तो ध्यान देंगे हमारा नॉलेज और आपका नॉलेज क्या होगा डिफरेंट होगा, या हो सकता है कि आपका नॉलेज हमारा इक्वल हो जाए लेकिन आपका अधिक नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। उसी प्रकार ये जो पिंड है इसको अपना अपने से अधिक आवेश, साफ कहने का मतलब ये है कि ये जो पिंड ए है अपने से अधिक आवेश कभी बी को नहीं देगा, अपने बराबर दे सकता है लेकिन अपने से अधिक नहीं दे सकता। ये साफ बात हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट। अगर मान लीजिए एक पिंड है ए है और ये क्या है बी है, दो पिंड है और मान लीजिए इसका जो आवेश है वो भी क्या है 0, दोनों का आवेश क्या है 0 है। अब इन दोनों पिंडों को संपर्क में लाया जाता है ए और बी को और फिर क्या कर दिया जाता है अलग अलग कर दिया जाता है। तो इसका आवेश Q1 होता है और इसका आवेश Q2। तो इसका जो अनुपात होता है Q1 और Q2 का वो बराबर होता है किसके -1 के। अब प्रश्न आएगा सर -1 आपने क्यों लिखा। -1 लिखने का मतलब ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब दोनों के पास आवेश नहीं था, कोई आवेशित नहीं था, जब दोनों संपर्क में आए तो इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q2 हो गया, Q1 और Q2 हो गया। तो इसका मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें गया होगा और किसी ने उसको ग्रहण किया होगा। तो जिसमें से गया होगा उसका धनावेश और जिसने ग्रहण किया होगा उसका ऋणावेश। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा -1 होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस चीज को समझेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण समझते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलें आगे, चलिए प्रिय विद्यार्थियों आवेश का क्वांटमीकरण समझते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ध्यानपूर्वक समझेंगे आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो इस मैं साफ करता हूं इस चीज को, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण है अब समझेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण यानी इंग्लिश में बोले तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका क्या है, अगर
मैं बता दूं, एक पिंड है आपके पास, एक पिंड है, अगर इस पे ऊपर क्या है, धन आवेश है, धन आवेश है, तो इसके ऊपर जो कुल आवेश होता है वो Ne के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी पिंड का जो कुल आवेश होता है, किसी पिंड का जो कुल आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात आपको समझ में शायद नहीं आ रही होगी, हमें पता है किसी पिंड का जो कुल आवेश Q वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मैं समझा दूं यहां पर कि Q क्या है, Q क्या है, कुल आवेश है, Q क्या है, कुल आवेश है, N क्या है, पूर्णांक है, Q क्या, N क्या है, पूर्णांक है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बात समझ में आ रही प्रिय विद्यार्थियों? कहने मतलब साफ ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों है कि किसी पिंड का जो आवेश होता है ना वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि जब भी होगा Q का जो मान आएगा वो प्लस माइनस क्या आ सकता है, E आएगा, या प्लस माइनस 2E आएगा, या प्लस माइनस 3E आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1/, प्लस माइनस 1/, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है किसी पदार्थ का छोटा कण है जो कि परमाणु के बाहरी कक्षा में गति करते हैं, जो कि अविभाज्य कण नहीं है, यानी इसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो वही है आवेश का क्वांटमीकरण। बात समझ में आ रही क्या? यानी इलेक्ट्रॉन जो क्या अविभाज्य कण है, कैसा, अविभाज्य, यानी कि जब भी रहेगा किसी पिंड का कुल आवेश जो रहेगा, क्या क्या बोले, जो किसी पिंड का कुल आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। बात समझ में आ रही क्या? इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों द्वारा एक खोजा गया एक ऐसा पदार्थ जिसका नाम है क्वार्क है। इसमें पाया गया क्या, पहला पाया गया प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कंडीशन पाया गया प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन, यानी भिन्नात्मक उसमें पाया गया, यानी पूर्ण गुणज के रूप में नहीं मिला, भिन्नात्मक मिला वहां पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोई दिक्कत हो रही समझने में? तो उम्मीद है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आवेश का क्वांटमीकरण है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समय थोड़ा सा अधिक हो गया है और मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का आपका ये पहला दिन था हमारे इस चैनल पर, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा हमेशा से मोटो ये रहता है कि कोई भी चैप्टर मैं स्टार्ट जब करता हूं तो उस चैप्टर की गहराई में बातें करता हूं, बिल्कुल बेसिक बातें कर लेता हूं, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने पढ़ाई का लाभ उठा सके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।